अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के इनहेरिटेंस चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन मेन। हम लोग ये जिक्र करने वाले हैं कि इंसानों के अंदर किस तरह से जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि जो मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और फीमेल के अंदर जो एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, वो किस तरह से जो है जीन्स को ट्रांसफ़र करते हैं। हमें मालूम है कि इंसान के अंदर मेन के अंदर जो है ऑटोजोमल जीन्स भी होते हैं जो कि ऑटोजोम्स पर मौजूद होते हैं। इसी तरह से एक्स वाई के ऊपर भी जीन्स मौजूद होते हैं। जिन जीन्स को कंट्रोल एक्स क्रोमोसोम कर रहा होता है और वो जो कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं उन कैरेक्टर्स को एक्स लिंक्ड ट्रेट्स कहा जाता है। इसी तरह से कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होंगे जो कि वाई क्रोमोसोम की तरफ से आ रहे होंगे। सबसे पहले हम वाई क्रोमोसोम के कैरेक्टर्स को जिक्र करेंगे, उसके बाद हम उन कैरेक्टर्स को जिक्र करेंगे जिन्हें एक्स क्रोमोसोम जो है कंट्रोल कर रहा होता है। अब यहाँ पर ये वाला टॉपिक मौजूद है जिसमें वाई क्रोमोसोम की तरफ से आने वाले जीन्स का जिक्र किया जा रहा है, तो इसे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कहा जा रहा है या उन कैरेक्टर्स को जो है हेलोन्ड्रिक ट्रेट्स कहा जाता है। यहाँ पर ये जो हेलोन्ड्रिक वर्ड मौजूद है, यहाँ पर इससे हेलो से मुराद होता है कंप्लीट। होलोजोई का आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो होलो ये जो वर्ड है ये कंप्लीट को जाहिर कर रहा है। और यहाँ पर ये जो एंड्रिक वर्ड मौजूद है ये एंड्रोस से लिया गया है जिसका मतलब होता है मेन। तो एक इंसान के अंदर एक मेन के अंदर पाए जाने वाले जो कैरेक्टर्स हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। और लाजिम बात है मेन के कैरेक्टर्स को वाई क्रोमोसोम कंट्रोल कर रहा होता है, तो ये फीमेल के अंदर कैरेक्टर्स पहुँच ही नहीं सकते क्योंकि वाई क्रोमोसोम जो है फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से भी और जीन्स के हिसाब से भी, जेनेटिकली भी। शेप भी उसका अलग होता है और जीन्स भी उसके अंदर मुख्तलिफ पाए जाते हैं। फिर हमने यही कहा था कि ये इनर्ट नहीं होता, ये सिर्फ एक्स के लिए इनर्ट होता है, यानी एक्स के जो जीन्स है वो वाई पर मौजूद नहीं होते। यही बात इस लाइन के अंदर बयान की जा रही है। मज़े लिखा हुआ है ड्रोसोफिला के अंदर या ह्यूमन के अंदर इस वाई के पास खुद के कुछ जीन्स होते हैं जिनके दूसरे जीन्स एक्स पर मौजूद ही नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये एक एक्स क्रोमोसोम मौजूद है और दूसरा ये हमारे पास मिसाल के तौर पर वाई क्रोमोसोम मौजूद है। वाई क्रोमोसोम पर जो जीन्स होंगे उनके अलील्स जो हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर पाए ही नहीं जा रहे होंगे, तो बिल्कुल ही डिफरेंट जीन्स इन दोनों पर मौजूद हो सकते हैं। तो जो वाई क्रोमोसोम पर जीन्स हैं उन्हें हम वाई लिंक्ड जीन्स कह रहे होते हैं और उन कैरेक्टर्स को वाई लिंक्ड ट्रेट्स कह रहे होते हैं। तो अब हम जिक्र कर रहे हैं वाई लिंक्ड ट्रेट्स के हवाले से जिन्हें होलोएंड्रिक ट्रेट्स कहा जाता है। होलोएंड्रिक का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो होलो का वर्ड आया है ये निकला हुआ है कंप्लीट में से, और एंड्रिक जो वर्ड है ये निकला हुआ है एंड्रोस में से। एंड्रोस कहते हैं मेल को। तो एक कंप्लीट मेल में जो कैरेक्टर्स हैं उन्हीं को हम वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स या वाई लिंक्ड ट्रेट्स कह रहे हैं। और मेल में ये कैरेक्टर्स किस वजह से आते हैं, ये मेल में क्रोमोसोम उनके वाई क्रोमोसोम की वजह से आते हैं। हमें मालूम है कि अगर एक पेरेंट मौजूद जिसके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम मौजूद है, अब अगर इसमें से वाई क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहा है तभी मेल की फॉर्मेशन हो रही है। तो वाई के साथ जो जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं उन्हें हम होलोएंड्रिक ट्रेट्स या वाई लिंक्ड ट्रेट्स कह रहे हैं। और जो वाई में ट्रेट्स मौजूद होंगी वो एक्स पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं होंगी। तो यही बात इस हवाले से लिखी हुई है कि जो अलील होते हैं इस होलोएंड्रिक जीन के वो सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम पर होते हैं, उनका एक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। और इसी वजह से इन्हें हम हेमीजाइगस कह रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ एक क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं, ये सिर्फ वाई क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं और एक्स के अंदर मौजूद नहीं होते। और वाई क्रोमोसोम के अंदर भी ये नॉन होमोलोगस रीजन पे मौजूद है। यहाँ नॉन होमोलोगस रीजन का मुराद ये है कि वाई क्रोमोसोम की वो जगह जो कि बिल्कुल ही एक्स के अंदर मौजूद नहीं होगी, क्योंकि एक मार्फोलॉजिकली भी ये अलग होते हैं, जीन के हिसाब से भी अलग होते हैं, तो ये दोनों जीन एक दूसरे के होमोलोगस तो है ही नहीं। और इसी वजह से वाई क्रोमोसोम एक्स के मुकाबले में बिल्कुल ही नॉन होमोलोगस कहलवाएगा। मज़ीद लिखा हुआ है कि ये मेल के अंदर फिनोटाइपिकली जाहिर हो जाते हैं, यानी कि हमें ज़ाहरी कैरेक्टर दिखते हैं। अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये फादर टू सन पहुंचेंगे। फीमेल के अंदर लाजिम बात है कि वाई क्रोमोसोम नहीं पहुंचता, तो ये वाई लिंक ट्रेट्स जो हैं वो भी फीमेल में पास नहीं हो सकती। अब वाई लिंक ट्रेट्स कौन सी हैं? मिसाल के तौर पर कुछ बयान किया जा रहा है यहाँ पर, जैसे कि स्ट्रेट हेयर ऑन द बॉडी। मेल के अंदर बहुत ज़्यादा हेयर डेवलप होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेयर का आना ये वाई लिंक्ड ट्रेट्स के अंदर आएगा। इसी वजह से जो है पोर्कुपाइन मेन जो है वो देखने को मिला है। पोर्कुपाइन कहते हैं वो जिसकी बॉडी पूरी ढकी हुई होती है, तो इंसान के अंदर बाल जो है बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, तो इसकी वजह यही वाई क्रोमोसोम है और ये बालों का ज़्यादा होना ये वाई लिंक ट्रेट्स कहलवाएगी। उसके अलावा लिखा हुआ है हाइपरट्रेकिस ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन द एजिस ऑफ पिना। यहाँ पर पिना को दिखाया हुआ है, यानी कि कान को दिखाया हुआ है। कानों पर बहुत ज़्यादा बालों का आना ये भी हमारे पास एक वाई लिंक्ड ट्रेट्स है जो कि रेयर है लेकिन ये मौजूद हो सकती है।
उसके अलावा वेबिंग ऑफ टॉयज, यानी कि पैर की जो उंगलियां हैं नॉर्मली तो वो सेपरेट होती हैं, लेकिन अगर उनमें गैप ना हो तो ये भी वाई क्रोमोसोम की वजह से इस तरह से हो सकता है कि हमें उंगलियों के दरमियान में भी स्किन नजर आ जाए और इस वजह से फिर गैप वहां पर मौजूद ना हो। तो वेबिंग ऑफ टॉयज जो है ये भी वाई लिंक ट्रेड में आती है। ये भी एक रेयर केस है जो कि नॉर्मली हमें नहीं दिखता। तो यहाँ तक हमने जो है मेल के अंदर मौजूद क्रोमोसोम को डिस्कस किया जो कि था वाई क्रोमोसोम। अब हम जिक्र करते हैं एक्स क्रोमोसोम के हवाले से और एक्स क्रोमोसोम के जरिए से पहुंचने वाले कैरेक्टर्स के हवाले से जिन्हें हम एक्स लिंक्ड ट्रेट्स कह रहे हैं। अब इंसानों के अंदर जो पहुंच सकती हैं वो होंगी कलर ब्लाइंडनेस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हेमोफीलिया, उसके अलावा एक और बीमारी है जो कि कॉन्जिनेंटल डीफनेस, डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये मुख्तलिफ बीमारियां हैं। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले इन कलर ब्लाइंडनेस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और हेमोफीलिया के हवाले से। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर हमारे मसल्स जो हैं वो ख़त्म होते जाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर हमें रंग जो है देखने में मुश्किल होती है। हेमोफीलिया के अंदर हमारा ब्लड अगर बह रहा है तो वो रुकता नहीं है। कॉन्जिनेटल डीफनेस का मतलब ये है कि बाय बर्थ एक इंसान बहरा होगा। और डायबिटीज़ इंसिपिडस, ये डायबिटीज़ मेलिटस से बिल्कुल अलग होती है। डायबिटीज़ मेलिटस के अंदर हमारी बॉडी के अंदर शुगर इम्बेलेंस हो जाती है, शुगर का तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर हमारे पास जो मसला होता है वो पानी का होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो पाता। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम था हमारी बॉडी के अंदर पानी को रखता। तो इस वजह से हमारी बॉडी में पानी नहीं रह पाएगा। हम अगर पानी पियेंगे तो वो भी यूरिन की सूरत में वापसी चला जा सकता है और हमें बार बार थ्रस्ट लगेगी। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम की वजह से पहुंचती हैं। तो अब एक्स क्रोमोसोम के अंदर ये रिसेसिव केस भी हो सकते हैं या डोमिनेंट की वजह से पहुंच सकती है। ये हम दोनों डिस्कस करने वाले हैं। अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर दोनों जीन रिसेसिव मौजूद हैं तो कुछ बीमारियां ऐसे जाहिर होंगी, और अगर एक्स क्रोमोसोम पर डोमिनेंट जीन मौजूद है तो बीमारियां कुछ उस वजह से जाहिर होंगी। तो ये दोनों हम जिक्र करने वाले हैं। रिसेसिव ट्रेट्स को भी जिक्र करने वाले हैं और डोमिनेंट ट्रेट्स को भी हम लोग जिक्र करने वाले हैं। मजे लिखा हुआ है जब इंसानों के अंदर जेनेटिक्स को पढ़ा जाएगा तो ये देखा जाएगा कि हम सबसे पहले पेडिग्रीज बनाते हैं। पेडिग्रीज में हम देखते हैं कि पेरेंट्स में कौन से कैरेक्टर्स थे और वो औलाद के अंदर किस तरह से पहुंचे, तो ये हम पेडिग्रीज बनाते हैं। और दूसरा देखते हैं मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या रहा है, किस तरह से वो ट्रांसफर हो रही है। मजे लिखा हुआ है कि इंसानों के अंदर कंट्रोल मेटिंग जो है वो इम्पॉसिबल है। कंट्रोल मेटिंग इस तरह से कि हम पहले से ट्रेड्स को मालूम नहीं कर सकते, फिर उस ट्रेड्स के बेसिस पर जो है मैरिजेस हो, ये सारी चीज़ जो है अनएथिकल भी है और ये इस तरह से हमारे माशरे का हिस्सा भी नहीं है। तो ये पॉसिबल है ही नहीं। अब बस ट्रेड्स जो है वो हमने देखने होते हैं कि किस तरह से एक इंसान में आगे चल करके जाहिर हो रहे हैं और फिर वो किस तरह से औलादों में पहुंच रहे हैं। यही चीज़ें जेनेटिक्स में देखी जाती हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटर्स को जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट इनहेरिटर्स का इतना ज़्यादा बयान नहीं किया गया। आगे जो बीमारियां डिस्कस की गई हैं वो भी रिसेसिव जीन की वजह से आ रही हैं, तो इसीलिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस जो है उसे बाद में डिस्कस किया जाएगा। अगर हम बात करें कि डोमिनेंट अलील्स, डोमिनेंट जीन्स अगर एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद हो और फिर वो बीमारियां लेकर आए, यानी कि अगर हमारे पास जैसे कि ये एक क्रोमोसोम मौजूद है, अब इस पेयर के ऊपर एक के ऊपर डोमिनेंट जीन मौजूद है और दूसरे के ऊपर रिसेसिव जीन मौजूद है। जब तक डोमिनेंट जीन मौजूद रहेगा तब तक बीमारी फैलेगी, तब तक वो शख्स अफेक्टेड होगा। तो ये वाला शख्स क्योंकि इसके पास डोमिनेंट जीन है ये अफेक्टेड है, जबकि इसके मुकाबले में जो मेल मौजूद है उसके पास एक रिसेसिव जीन मौजूद है। जब उसके पास रिसेसिव जीन होगा तो ये शख्स जो है अनअफेक्टेड कहलवाएगा और ये एक नॉर्मल कहलवाएगा। अब यहाँ पर पेडिग्रीज बनाई गई हैं, एक चार्ट बनाया गया है, इस चार्ट के अंदर भी दिखाया गया है। चार्ट के अंदर जैसे कि स्क्वायर होता है ये जाहिर किया जाता है मेल को और सर्कल दिखाया जाता है ये फीमेल को दिखाया जाता है। अगर मिसाल के तौर पर ये जो स्क्वायर है ये पूरा फिल हुआ पड़ा है कलर से, तो इसका मतलब होगा कि ये शख्स जो है अफेक्टेड है, इसको बीमारी है। और अगर मिसाल के तौर पर ये बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा हुआ है जिस तरह से यहाँ पर नजर आए तो मतलब कि ये नॉर्मल है। यहाँ पर आपको जो सर्किल है वो आपको फिल्ड नजर आ रहा है, मतलब कि ये एबनॉर्मल है क्योंकि इसके पास एक डोमिनेंट जीन एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद है। अब इनके जो ऑफस्प्रिंग बनने वाले हैं उनके अंदर ये बीमारी 50-50 में पहुंचने वाली है। 50-50 इस तरह से कि एक जो फीमेल बनी वो नॉर्मल थी, एक जो मेल बना वो नॉर्मल था, एक जो फीमेल बनी वो अफेक्टेड है और दूसरा जो मेल बना वो भी अफेक्टेड। तो दो अफेक्टेड है और दो जो है नॉर्मल है, तो ये 50-50 का रेशो बना। हम लोग अब इसको क्रॉस करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये रेशो बन रहा है। मिसाल के तौर पर फीमेल हमारे पास ये दिखाई गई जिसके पास एक्स के ऊपर एक डोमिनेंट जीन मौजूद है। मेल जो होगा उसके एक्स के ऊपर रिसेसिव जीन मौजूद है और दूसरा उसके पास वाई क्रोमोसोम है। क्योंकि ये वाई पर ट्रांसफर नहीं होने वाला, इसका ताल्लुक सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के साथ है। अब होगा क्या कि इसको हम क्रॉस कराएंगे पहले इसके साथ में,
जब मेल का ये वाला गैमेट अगर इसके साथ में फ्यूज होकर के बनता है तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा एक्स डी डोमिनेट जीन वाला, और दूसरा हमारे पास बनेगा एक्स रिसेसिव जीन वाला। पहले हम इस डोमिनेट को रखेंगे, फिर हम इसको रखेंगे। फिर इस तरह से जब हम दूसरी क्रॉस करेंगे, ये एक्स डी रिसेसिव वाला जब एक्स डी रिसेसिव के साथ जुड़ेगा तो हमारे पास जो बनने वाला है वो एक्स डी रिसेसिव वाला और दूसरा एक्स डी रिसेसिव वाला। ये वाला केस जो है ये हमारे पास बना है जो कि नॉर्मल है, जबकि यहाँ पर एक डोमिनेंट जीन है तो ये है अफेक्टेड केस। इसी तरह से ये जो y है जब इसके साथ जुड़ेगा तो हमारे पास बनेगा एक्स डी कैपिटल और y। अब ये जो एक्स डी कैपिटल है ये वाला भी हमारे पास बना है अफेक्टेड, जब ये y दोबारा इसके साथ में फ्यूज़ होगा तो हमारे पास बनेगा एक्स डी रिसेसिव और इस तरह से y। अब ये हमारे पास जो केस बना ये नॉर्मल का बना, तो दो केसेस इसके अंदर वो बने हैं नॉर्मल के, दो केसेस इसके अंदर बने हैं वो बने हैं अफेक्टेड के। तो इस तरह से 50-50 के अंदर इनका रेशो बनता है। अब मिसाल के तौर पर एक अगर लड़का मौजूद है जो कि अफेक्टेड है, अब उसकी शादी होती है एक ऐसी खातून के साथ में जो कि नॉर्मल है। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो रेशो बनेगा वो 50-50 का बनेगा। यहाँ पर दोनों जो लड़कियाँ बनेंगी वो अफेक्टेड होंगी और दोनों जो लड़के बनेंगे वो नॉर्मल होंगे। किस तरह से दोबारा से इस क्रॉस को परफॉर्म करके देखते हैं। इस तरह से हमारे पास क्रॉस मौजूद है कि एक जो फीमेल है उसके पास दोनों ही जीन जो है वो रिसेसिव के मौजूद है, यानी कि वो नॉर्मल है, और जो मेल है उसके पास एक्स क्रोमोसोम पर डोमिनेंट जीन मौजूद है। वाई क्रोमोसोम इस जीन के मामले में इनर्ट है, उसके पास इसका कोई जीन मौजूद नहीं है। अब अगर एक खातून बनेगी किस तरह से होगा, ये एक्स क्रोमोसोम अगर इसके साथ में जुड़ता है तो हमारे पास पॉसिबल यही बनेगा कि एक हमारे पास जो केस बना है ये वाला, ये हमारे पास बना है बीमारी वाला। इसी तरह से ये वाला अगर इसके साथ में जुड़ता है तो हमारे पास जो केस बनेगा वो भी फीमेल बनेगी, लेकिन वो होगी हमारे पास बीमारी वाली। इस तरह से अगर ये वाई क्रोमोसोम इसके साथ में जुड़ता है, क्योंकि यहाँ पर रिसेसिव जीन है, इस वजह से जो लड़का बनेगा वो भी बीमारी से बगैर वाला होगा। इस तरह से ये वाई क्रोमोसोम अगर इसके साथ इस रिसेसिव जीन के साथ जुड़ेगा तब भी यहाँ पर हमें जो नॉर्मल जो लड़का है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी 50-50 चांस रहेंगे। तो उसके बाद लिखा हुआ है इसके जो रेस्पॉन्सिबल जीन्स होंगे वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होंगे, तभी ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। अब मज़े लिखा हुआ है जो फीमेल है वो अफेक्टेड रहेगी, चाहे वो होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो, चाहे उसके पास जो है एक जीन सिर्फ डोमिनेंट का मौजूद हो या दोनों जीन डोमिनेंट के मौजूद हो। और मज़े लिखा हुआ है कि अगर एक ऐसी फीमेल है जो हेट्रोजाइगस है, जैसे कि यहाँ पर ये वाला केस है, उसके अंदर 50% चांस रहता है इस बीमारी के फैलने का। हेट्रोजाइगस फीमेल होगी तो चांस 50% रहेगा औलाद के अंदर इस बीमारी के ट्रांसफ़र होने का। लेकिन अगर होमोजाइगस फीमेल मौजूद हो, यानी जिसके पास दोनों ही जीन डोमिनेंट के मौजूद हो, इस तरह से अब हमारे पास जो केस बनने वाला है वो हमारे पास 100% चांस रहेगा बीमारी के फैलने का, क्योंकि ये वाला जो क्रोमोसोम है इसके साथ अगर जुड़ेगा तो इस दौरान जो लड़की बनेगी वो अफेक्टेड होगी, क्योंकि उसके पास डोमिनेंट का जीन मौजूद है। इसी तरह से अगर ये वाला इसके साथ जुड़ेगा तब भी चांस बनेगा जो है बीमारी के फैलने का। अगर ये वाई क्रोमोसोम है ये इसके साथ जुड़ता है तब भी चांस जो है इस बीमारी के फैलने का बनेगा। अगर वाई क्रोमोसोम इसके साथ जुड़ता है तब भी ये बीमारी का चांस 100% रहेगा। तो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर 100% ये बीमारी फैलने वाली है, और हेट्रोजाइगस फीमेल है तो 50% चांस इस बीमारी का होगा। यही बात लिखी हुई है कि अगर एक फादर है उसके पास ये बीमारी मौजूद है तो उसकी जितनी भी लड़कियाँ बनेंगी उन सब के अंदर ये बीमारी रहेगी, वो सारी अफेक्टेड होंगी, जबकि मेल जो होंगे वो नॉर्मल होंगे। अब कुछ बीमारियों का जिक्र है, जैसे कि एक है रेट सिंड्रोम। रेट सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर ब्रेन की डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाती, तो ये भी इस डोमिनेंट जीन की वजह से हो रही एक प्रॉब्लम है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर या किसी शॉर्ट वीडियो के अंदर। उसके अलावा एक और बीमारी का जिक्र है जो कि है हाइपोफास्फेटेमिया। हाइपोफास्फेटेमिया ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर जो है हमारे पास फास्फेट की कमी हो जाती है, फास्फोरस की कमी होगी। जब फास्फोरस कम मौजूद होगा हमारे पास उस सूरत के अंदर कैल्शियम के साथ वो जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम फास्फेट दोनों की ज़रूरत होती है। इस वजह से फिर विटामिन डी जो है उसकी भी हमारे पास कमी रहेगी और ये बीमारी जो है हमारे पास रिकेट्स होगी, जिसके अंदर बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलीलिक इनहेरिटेंस के हवाले से। रिसेसिव का मतलब ये है कि अगर ये बीमारी तभी फैल सकती है जब दो हमारे पास रिसेसिव जीन मौजूद होंगे, या रिसेसिव जीन के मुकाबले में कोई डोमिनेंट जीन मौजूद नहीं होगा, तब ये बीमारी फैलेगी। मिसाल अगर एक फीमेल है जिसके पास दो क्रोमोसोम है, ये एक्स वाले, अगर एक हमारे पास रिसेसिव का जीन मौजूद है और दूसरा डोमिनेंट का जीन मौजूद है तो ये बीमारी नहीं फैलने वाली, क्योंकि डोमिनेंट इससे ज़ाहिर होने नहीं देगा। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से मौजूद है कि दोनों ही रिसेसिव के जीन हैं तब ये बीमारी ज़ाहिर हो सकती है।
मेल के अंदर तब बीमारी जाहिर होगी अगर एक्स क्रोमोसोम मौजूद है, उसके पास रिसेसिव का जीन है, फिर दूसरा वाई क्रोमोसोम है। क्योंकि मेल के पास दूसरा एक्स होता ही नहीं है, तो सिर्फ एक एक्स रिसेसिव जीन की वजह से भी मेल के अंदर ये बीमारी जाहिर हो सकती है। तो इस बीमारी के फैलने के ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं वो मेल के अंदर होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि मेल में सिर्फ एक क्रोमोसोम जो है वही इस बीमारी को जाहिर कर सकता है। फीमेल में इस बीमारी को जाहिर करने के लिए 2 क्रोमोसोम दरकार होते हैं। तो लिखा हुआ है कि अगर एक फीमेल है जिसके पास ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील मौजूद है, अब सिर्फ अगर एक मौजूद होगा तो वो एबनॉर्मल कैरेक्टर्स जाहिर नहीं करेगी, उसके अंदर कोई बीमारी के सिम्टम्स जाहिर नहीं होंगे, लेकिन वो बीमारी को आगे जा कर के ट्रांसफ़र कर सकती है, वो कैरियर फीमेल रहेगी। और उसके मुकाबले में अगर कोई मेल मौजूद है, उसके पास अगर सिंगल एक्स क्रोमोसोम मौजूद है रिसेसिव अलील वाला, तो उसके अंदर ये बीमारी जाहिर भी होगी, वो अफेक्टेड भी करवाएगा और आगे वो उस बीमारी को ट्रांसफ़र भी कर सकता है। लिखा हुआ है कि अगर एक फीमेल है जो मिसाल के तौर पर कैरियर थी, जिसके पास रिसेसिव जीन मौजूद था, 50% चांस ये रहेगा कि उसकी औलाद के अंदर ये बीमारी फैले। अब मज़ीद लिखा हुआ है अगर एक अफेक्टेड फादर है जिसमें बीमारी मौजूद है, उसकी जितनी भी बेटियां होंगी वो सारी की सारी कैरियर होंगी, उनके अंदर बीमारी जाहिर नहीं होगी, और उसके जितने भी बच्चे होंगे, एक अफेक्टेड फादर के जितने भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे नॉर्मल होंगे। तो ये जो रिसेसिव जीन्स हैं, जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन्स हैं, वो कभी भी डायरेक्टली फादर से बेटों में ट्रांसफर नहीं होती। ये उसकी बेटियों में ज़रूर जाहिर होंगी, लेकिन ये बेटे के अंदर जाहिर नहीं होने वाली। तो इसकी एग्जांपल्स जो हैं हेमोफीलिया की है, कलर ब्लाइंडनेस की है और मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। तो इनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक चार्ट को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस चार्ट के अंदर सबसे पहले एक मेल को दिखाया हुआ है। मेल को स्क्वायर से जाहिर करते हैं क्योंकि इसको सर्किल को फिल किया हुआ है, मतलब इसके अंदर बीमारी है। मेल को हम जाहिर करते हैं एक्स और वाई के साथ में। अब मेल के अंदर क्योंकि ये बीमारी जाहिर है, मतलब कि उसके पास एक रिसेसिव जीन मौजूद है। फीमेल बिल्कुल नॉर्मल है, उसके पास कोई कैरियर का साइन भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कैरियर का साइन तब होता है जब उसके सर्कल के बीच में रेड डॉट अगर इस तरह से जाहिर हो रहा है तो मतलब वो कैरियर है। तो फीमेल यहाँ पर बिल्कुल भी नॉर्मल है। यहाँ पर केस इस तरह से एक मेल है जो अफेक्टेड है, उसकी शादी होती है एक ऐसी खातून के साथ में जो नॉर्मल है, तो नॉर्मल को हम डोमिनेट जीन के साथ में जाहिर करेंगे। अब देखते हैं कि उनकी औलाद के अंदर किस तरह से ये बीमारी पहुँचेगी। ये हमारे पास नॉर्मल फीमेल और उसके कंपैरिजन में दूसरे हमारे पास मौजूद हैं मेल के गेमेट्स जो कि होंगे अफेक्टेड वाले। अब इस सूरत के अंदर हमने ये जिक्र किया कि मेल के जो भी बच्चे होंगे उनमें जो मेल होंगे उसमें ये बीमारी नहीं फैलेगी, वो नॉर्मल होंगे, और जो फीमेल्स बनेगी, जो बेटियां होंगी, वो कैरियर होंगी, उनमें बीमारी जाहिर तो नहीं होगी लेकिन वो आगे जा करके ट्रांसफर ज़रूर कर सकती हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या ये इसी तरह से हो रहा है। अगर ये एक्स इसके साथ जुड़ेगा तो इस सूरत के अंदर जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा हमारे पास, और दूसरा हमारे पास बनेगा ये वाला जो कि एक लड़की है, क्योंकि जब तक डोमिनेंट जीन मौजूद है ये बीमारी जाहिर नहीं होने वाली। तो ये है हमारे पास एक नॉर्मल लेकिन कैरियर, इसमें खुद तो बीमारी जाहिर नहीं होने वाली लेकिन आगे ये औलाद के अंदर ट्रांसफ़र कर सकती है। एक और फीमेल जो बनेगी वो भी सेम यही बनेगी। अगर ये एक्स डी जो है इसके साथ जुड़ता है तो इस दौरान जो हमारे पास फीमेल प्रोड्यूस होगी वो होगी एक डोमिनेंट जीन वाली और एक रिसेसिव जीन वाली। तो क्योंकि इसके अंदर एक डोमिनेंट जीन है ये बीमारी नहीं फैलेगी। ये वाई क्रोमोसोम जब इसके साथ जुड़ेगा तो नतीजे के अंदर ये बनाएगा, क्योंकि डोमिनेंट जीन है तो ये बीमारी जाहिर नहीं हुई, मेल जो प्रोड्यूस हुआ वो नॉर्मल हुआ। इसी तरह से वाई जो है ये इसके साथ जब जुड़ेगा तब भी हमारे पास बनेगा ये एक नॉर्मल मेल। तो जो अगर अफेक्टेड मेल है उसकी शादी होती है एक नॉर्मल खातून के साथ में, तब जो बच्चे बनने वाले हैं वो नॉर्मल बनेंगे और उसके अंदर जो फीमेल होंगी सिर्फ वो कैरियर होंगी, बाकी देखने में वो सारे के सारे में हमें नॉर्मल नजर आएंगी। लेकिन अगर ये वाली अगर खातून बन चुकी है, उसकी शादी होती है एक नॉर्मल के साथ में, तब ये औलाद के अंदर बीमारी को ट्रांसफ़र कर सकती है। इसी कंडीशन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक खातून मौजूद है, क्योंकि वो एक कैरियर खातून है तो उसके अंदर एक जीन जो है वो मौजूद होगा डोमिनेंट का और दूसरा जीन जो होगा वो मौजूद होगा रिसेसिव का। तो ये है कैरियर खातून, इसकी शादी होती है एक ऐसे शख्स के साथ में जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। अब जो नॉर्मल शख्स होगा उसके अंदर जो जीन्स मौजूद होंगे वो एक डोमिनेंट का जीन मौजूद होगा और एक जो वाई मौजूद होगा वो सिंपली उसके पास तो कोई जीन है ही नहीं, तो वो सिंपली इनर्ट मौजूद है। अब इसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स बनने वाले हैं, अगर हम इनको आपस में पेयरअप करेंगे तो नॉर्मल डॉटर बनेगी, और इसी तरह से अगर इनको आपस में पेयरअप करेंगे तब भी नॉर्मल डॉटर बनेगी। लेकिन अगर पेयरिंग यहाँ पर इस तरह से हो रही कि इसके साथ में जब पेयरिंग होगी तो हमारे पास फिर से एक नॉर्मल लड़का बनने वाला है, लेकिन यहाँ पर इनकी जब आपस में पेयरिंग होगी तो यहाँ पर एक हमारे पास चांस बन सकता है कि एक ऐसा लड़का पैदा हो जिसके अंदर ये बीमारी मौजूद हो।
तो सिंपली अगर हम पेयरिंग कर लें तो ये हमारे पास एक्स मौजूद है, इसकी इसके साथ होगी तो ये हमारे पास बन जाएंगे दोनों ही जीन डोमिनेट वाले, तो दोनों के ऊपर डोमिनेट की जीन्स आएंगे। इसी तरह से इनके ऊपर जब हमारे पास जीन्स आएंगे तो ये जो बनेंगे एक्स एक्स, लेकिन जो जीन्स मौजूद होंगे वो एक रिसेसिव वाला है और एक रिसेसिव वाले से ये बीमारी जाहिर नहीं हो सकती, दोनों रिसेसिव के होने चाहिए। और ये जो वाई होगा अगर इसके साथ जोड़ेगा फिर जो हमारे पास लड़का बनेगा वो भी नॉर्मल वाला होगा क्योंकि डोमिनेंट जीन मौजूद है। इसी तरह से बीमारी वाला सिर्फ तभी बन सकता है जब उसके बाद रिसेसिव का जीन हो, जो कि यहाँ पर मुमकिन होगा। तो इस तरह से अब ये जो हमारे पास लड़का बनेगा ये होगा हमारे पास जिसके अंदर बीमारी होगी, तो ये वाला एक अफेक्टेड है, ये वाली खातून दोबारा से एक कैरियर है जो कि आगे चल कर बीमारी कर सकती है, लेकिन जो जाहिर होंगे सिम्टम्स होंगे वो इसके अंदर जाहिर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आज के बस इतना ही था, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद नहीं होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।